कि ये आईएमएफ से जो एग्रीमेंट हुआ है, इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे बिजनेस कम्युनिटी को? देखें, इस आईएमएफ के एग्रीमेंट से बिजनेस कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा, मुल्क को भी फ़ायदा होगा और एक आम इंसान को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसकी मिसाल आप ये देखें कि परसों न्यूज़ आई थी और कल स्टॉक मार्केट के ऊपर कैप लगा और आज जैसी फॉरेक्स मार्केट खुली है तो डॉलर भी 10 से 11 रुपए नीचे आया। तो उससे एक लोगों के अंदर जो एक मायूसी बहुत अरसे से चल रही थी, वो मायूसी का खात्मा हुआ। और उसकी वजह से जब डॉलर के रेट कम हुए हैं तो उसकी वजह से जो एक वर्किंग कैपिटल था वो भी, जो बिजनेसमैनों का, सनतकारों का होता था ना, वो भी बहुत ज़्यादा उससे मुतासर होता था। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आईएमएफ के एग्रीमेंट ना होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में जो एक्सपोर्टर्स से, जो इम्पोर्टर्स से, उनको बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि जब अभी पिछले दिनों जब एलसीज बंद हुई थी तो उनका भी रीज़न यही बताया जाता था क्योंकि हमारे पास इतने पैसे थे नहीं और आईएमएफ के साथ हमारे मामला हो नहीं पा रहे थे, तो जिसकी वजह से हमारी एलसीएस जो थी वो रिटायर्ड नहीं हुई। तो एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी एक पाकिस्तानी बिजनेसमैनों की और पाकिस्तानी बैंकों की और पाकिस्तान की एलसीओ के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हुआ था और बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट करने से भी गुरेज कर रहे थे। लेकिन अब आईएमएफ के लोन के बाद जो हमारे दीगर ममालिक हैं उनसे भी हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाएंगे, उनके रोल होना शुरू हो जाएंगे, तो एक मैशत एक अच्छी रास्ते पर गामजन हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि इस आईएमएफ के लोन के अप्रूवल के बाद मार्केट में एक एतमाद बहाल हो गया, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक एतमाद बहाल हो गया। और जो जितने भी फॉरेन कम्युनिटी थी, जितने भी बाहर के एक्सपोर्टर से, इम्पोर्टर से, या जो भी बाहर के इंडस्ट्री थी जिनसे, उनके अंदर भी एक एतमाद बहाल हो गया। फिर मुल्क को फ़ायदा इस तरह होगा कि अगर 1 रुपया डॉलर बढ़ता है तो पाकिस्तान के जो कर्जे होते हैं वो बिलियंस के अंदर बढ़ जाते हैं। तो आज तो 10 रुपये कम हुआ है, तो डेफिनेटली इससे भी पाकिस्तान की मीशत के ऊपर और पाकिस्तान के रिज़र्व के ऊपर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो पिछले 6 महीने 8 महीने से जो हमारी मीशत थी वो डिक्लाइन का शिकार थी और बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार थी और हमारी एक्सपोर्ट भी गिर रही थी, हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही थी, हमारे बेरोज़गारी का बहुत तेज़ी से बेरोज़गारी हमारी बढ़ती जा रही थी। मुझे लगता है कि अब इन सब के ऊपर ब्रेक लगेगा और इंशाल्लाह ताला ये सारे के सारे जो मामलात हैं अब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू होंगे। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, जैसे टोयोटा वालों ने अपनी गाड़ियाँ बनानी कम कर दी थी, कुछ फार्मास्यूटिकल वालों ने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी थी, कुछ कन्फेक्शन वालों ने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी थी। तो मुझे लगता है कि अब इन तमाम में बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत जल्दी तेज़ी आएगी। और जिन इंडस्ट्रीज़ ने, जिन लोगों ने अपने यहाँ से डाउन साइजिंग की थी, लोगों को निकाला था, मुझे लगता है कि अब उनको भी वो दोबारा रखेंगे और एक मार्केट एक अच्छी राह के ऊपर गामजन हो जाएगी। अच्छा, डॉलर की बात की आपने आज, कम हो रहा है और जिसकी वजह से रुपये की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये कितना पॉजिटिविटी आगे भी शो हो रही है और कितना इसका इम्पैक्ट आने वाला है आइंदा दिनों में? देखिए, इसका इम्पैक्ट मैं आपको बताऊं कि अगर एक सनतकार है और अगर उसको 1 लाख डॉलर के अंदर कोई चीज़ अगर एलसी खोलनी होती थी तो उसको पहले 2 करोड़ 30 लाख रुपए चाहिए होते थे। और जब अभी जो हालात हो गए थे तो उसके अंदर 298 तक डॉलर पहुंच गया था, तो अब उसको 2 करोड़ 98 लाख रुपए चाहिए होते थे। अब जब डॉलर 10 रुपये गिराए तो उनके जो समझ लें कि जो वर्किंग कैपिटल है ना वो उसी हिसाब से ऊपर आ जाता है, आपके कर्जे उसी हिसाब से नीचे चले जाते हैं। तो मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है और लोगों के जो वर्किंग कैपिटल होता है वो ऑटोमेटिक इन्हेंस हो जाता है। तो ये डॉलर की जो प्राइस है वो आइंदा भी जाते इससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। देखिए, फ़र्क इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि आईएमएफ, देखें आईएमएफ क्या है। आईएमएफ एक्चुअली एक बैंक है। अगर मैं एक सनतकार हूँ और मैं किसी बैंक से लोन लेने के लिए जाता हूँ और जब मैं उनसे लोन ले लेता हूँ और अगर मैं उस बैंक को डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ तो मेरे कोई भी किसी भी बैंक में मैं जाऊँगा तो वो हमसे एक बात कहते हैं कि आपने जिस बैंक का डिफ़ॉल्ट किया है उसकी आप हमको पहले एनओसी ला के दें तो फिर हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से आपका आईएमएफ है कि जब हम आईएमएफ को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो अगर हम अपने किसी भी दोस्त ममालिक के पास पैसा लेने के लिए जाते हैं या कर्ज़ लेने के लिए जाते हैं तो वो हमसे ये कहते हैं, नहीं भाई आपका क्योंकि डिफ़ॉल्ट चल रहा है आईएमएफ के साथ, तो जब तक आप आईएमएफ को सेटल नहीं करेंगे जब तक हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। अब क्योंकि आईएमएफ सेटल हो गया है और आईएमएफ ने हमारा वो जो भी हमारा प्रोग्राम था उसको उसने बेहाल कर दिया है, तो अब जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके पास से हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, कोई हमको डोनेशन देना शुरू करेगा, कोई हमारा। लेकिन मैं फिर भी एक बात ये कहता हूँ कि जितने हमारे दोस्त ममालिक हैं
और जब हम उनसे लोन लेने के लिए जाते हैं तो मैं आपके तवज्जो से कहूँगा और अपनी गवर्नमेंट भी कहूँगा कि बजाय आप उनसे लोन लेने के आप उनसे ट्रेड मांगें, कि आप उनसे 2 अरब का लोन ना मांगें, आप उनसे 2 अरब का बिज़नेस मांगें। क्योंकि जब आपको 2 अरब का बिज़नेस देंगे तो 2 अरब आपके मुल्क में वैसे ही आ जाएगा, और जब आप 2 अरब का बिज़नेस लेंगे तो जब आप उनको लौटाएं, अब आपको लौटाना नहीं है, उस 2 अरब के बिज़नेस में अगर आपने 2% भी कमाया तो अब आप उनको 2 अरब पूरा नहीं देंगे बल्कि 2% कम देंगे। लेकिन जब आप लोन लेंगे तो 2 अरब के ऊपर आपको जो भी परसेंटेज देंगे तो आपको 2 अरब के ऊपर देना पड़ेगा। और क्योंकि हमारी मईशत, हमारी इकनॉमी इस वक्त इतनी मुतअम्मिल नहीं है कि हम लोगों को सूद दें और वो करें, तो इसलिए हमको अपने जितने भी दोस्त ममालिक हैं उनसे हमको लोन नहीं मांगना चाहिए बल्कि हमको उनसे बिज़नेस मांगना चाहिए। अच्छा सर, ये स्टेबिलिटी है डॉलर की, उसमें कि उसकी वैल्यू रुपी की बढ़ेगी, ये स्टेबिलिटी आगे नज़र आ रही है और हमारे कर्जों पे भी फर्क पड़ जाएगा इस वक्त? देखिए, कर्ज़ों पे तो मैंने आपको बताया कि डेफिनेटली हमारे जो कर्ज़ होंगे वो डिक्लाइन होंगे, हमारे सूद उसी हिसाब से डिक्लाइन होंगे। लेकिन अब एक आम आवाम का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि देखिए जब डॉलर होता है तो अगर किसी के पास 1 लाख है, वो कहते हैं मैं 1 लाख रुपए का डॉलर ले लूँ और मैं डॉलर अपने पास स्टॉक कर लूँ, तो वो अपने मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहा है, वो अपने मुल्क की मईशत के साथ ज़्यादती कर रहा है, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो अपने साथ भी ज़्यादती कर रहा है। इसलिए कि जब डॉलर मार्केट से निकल के और लोगों की तिजोरियों में चला जाता है, जब डॉलर लोगों से निकल के जब लोगों की अलमारी में जाके फिक्स हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा जो रुपये होता है वो बड़ा कमज़ोर हो जाता है, उसकी वजह से हमारा डॉलर बढ़ जाता है। जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो हमारे महंगाई बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ती है तो हमारा सूद बढ़ता है, जब हमारा लोन बढ़ता है, जब हमारा लोन बढ़ता है तो हमारा सूद बढ़ता है। तो इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर पाकिस्तानी शहरी के ऊपर इसका असर होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम लोग जिन्होंने डॉलरों को अपनी तिजोरी में रखा हुआ है या उन्होंने डॉलर को ट्रेड के तौर के ऊपर के पैसा कमाने के खातिर रखा हुआ है, तो पैसा कमाने के 1000 और तरीके हैं। मैं उन सब से आपके तवज्जो से गुजारिश करूँगा कि मुल्क के खातिर, अपने मुल्क के खातिर अपने उन तमाम डॉलरों को मार्केट में लाएँ और उस मार्केट के डॉलर को कैश कराएँ, ताकि हमारे पास जितने डॉलर की फरावानी होगी उतना हमारा रुपये मुस्तहकम होगा, जितना रुपये हमारा मुस्तहकम होगा उतना हमारा कर्ज़ कम होगा, जितना हमारा कर्ज़ कम होगा उतना हमारा सूद कम होगा, जितना हमारा सूद कम होगा हमको अपना बजट बनाने में आसानी होगी और हमारी मईशत जो होगी वो एक बहुत फलती फूलती हुई नज़र आएगी। रेडी? ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है और किस लिए, मतलब ये कितना ज़रूरी था? देखिए, आईएमएफ मुआहदा जो होता है ना, वो बेसिकली एक किसी भी मुल्क की क्रेडिबिलिटी को एनहांस करने के लिए होता है। आप देखिए, जब तक आपका आईएमएफ से मुआहदा नहीं हो रहा था तो कोई भी आपको लोन देने को तैयार नहीं था, आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कोई नहीं थी। तो एक तरीके से इसका सिर्फ़ और सिर्फ जो एक फ़ायदा हम देख रहे हैं वो ये है कि जी ग्लोबल सॉर्ट ऑफ आपकी कोई क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई है, सो कॉल्ड क्रेडिबिलिटी, के आपको दोस्त ममालिक जो हैं वो कर्ज़ा देने को तैयार हो गए हैं। आप कह सकते हैं कि जी हम डिफ़ॉल्ट से बच गए, हालांकि डिफ़ॉल्ट टू मी इज़ ओनली अ चेंज ऑफ मास्टर्स विच हैज़ ऑलरेडी हैपेंड बिकॉज यू हैव टू comply with the IMF terms and conditions, so you are not truly independent with your actions. तो अगर टेक्निकली देखें तो ये डिफ़ॉल्ट सिचुएशन के ही कंपेरेबल है, तो मैं डिफ़ॉल्ट को तो कोई इतना हाईलाइट नहीं करना चाहती। हाँ, ये है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर आपकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी इन द सेंस एनहांस हुई है कि आपको दूसरे मुल्क कर्जा देने पे तैयार हो गए। इसके अलावा इफ़ यू कम डाउन टू बिज़नेस कम्युनिटी, वी आर वेरी सैड, वी आर डिप्रेस्ड, वी आर वेरी अनहैप्पी, बिकॉज हमारे लिए इस वक्त कोई भी सिचुएशन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं आती, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो उसके साथ बिल्कुल ही इंटरकनेक्टेड है वो नहीं होती। अब आप देखिए, इस मुआहदे के साथ ये कंडीशनल मुआहदा है, इट्स अ शॉर्ट टर्म लोन दैट यू हैव टेकन टू पुट योर सेल्फ ऑन अ वेंटिलेटर एंड यू एब्सोल्युटली हैव नॉट प्लान्ड anything to come out of that stage। अब आप देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपसे बात करूं अगर मोटी मोटी, तो उसमें सबसे पहले एक एनर्जी है जिसके ऊपर ये कॉस्ट डबल ट्रिपल कर देंगे। तो मेरी एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किधर जाएगी?
उसके बाद फिर आप टैक्स बेस बढ़ा नहीं रहे, लेकिन आपको टैक्स की अमाउंट बढ़ानी है, तो वो अमाउंट जो बेचारा मर रहा है उसमें से और जान निकाल लोगे। टैक्स बेस तो आप बढ़ाने की बात कभी करते ही नहीं, क्योंकि आपके तमाम पॉलिटिशियंस अपने ऊपर हाथ डालना ही नहीं देते। एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, उनकी ज़मीनें हैं, आप एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप उनकी मराद कम नहीं कर सकते, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाने के दो तरीके होते हैं ना, एक तो अपनी सेल्स बढ़ा दो, दूसरा अपना कॉस्ट जो है ना वो कम कर दो। तो आप अपनी जो पार्लियामेंट की हमारी कॉस्ट है फ्री का, पेट्रोल फ्यूल मरात, वो कम करने को आप किसी तरीके से तैयार नहीं है कि आपको अरबों का वहाँ से बेनिफिट मिल जाए, नहीं, आपने वो नहीं करना। अब रेवेन्यूज़ कहाँ से बढ़ेंगे? टैक्स बढ़ा दो। टैक्स जो टैक्स बेस बढ़ाने को भी आप अपने मुफादात में टैक्स बेस बढ़ाने को तैयार नहीं है, ठीक है, तो आपने जो ऑलरेडी मर रहा है उसी को मारना है। दूसरी चीज़, एनर्जी की कॉस्ट मैंने आपको बताई, टैक्स मैंने आपको बताई, और फिर इसमें सारे आपके जो है ना इस तरीके के जो अग्रीमेंट होंगे, आप ये देखिए कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस बढ़ जाएंगी, आप फ्यूल, आप मतलब एक कंट्री है पाकिस्तान, अगर आप लॉजिकली सोचें, ज़मीन आपकी सोना निकालती है, रेकोडेक्स, सेंडेक्स, सोने की, मिनरल्स की माइंस आपके पास हैं, फिर भी आप कशकोल लिए खड़े हैं, क्यों? मेरी समझ में नहीं आता। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे अफ्रीका के अंदर वेस्ट ने रूल कर रखा है और सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब हैं, तो हमारा भी वही हाल है। हर चीज़ होने के बावजूद हमारे हाथ में कशकोल है। IMF किस चीज़ को प्रेस कर रहा है? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को। हम एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट कभी सपोर्ट ही नहीं कर सकते इस चीज़ को, हम कशकोल को सपोर्ट नहीं करते एज अ नेशन। आप जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दे रहे हैं, आप उसके बजाय उनको स्टार्टअप सपोर्ट प्रोग्राम देते, आप उनको कमाने के तरीक़े बताते, आप कौम को पैरों पे खड़ा करते, लेकिन आप वो कशकोल तोड़ने चाहते ही नहीं हैं। मुझे नहीं पता कौन तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एज अ नेशन हम तोड़ना चाहते हैं। हम बिल्कुल भी कोई बहुत खुश नहीं है इस सिचुएशन से, क्योंकि आपने हमें ऑल्टरनेट प्लान्स ही नहीं दिए कि ये कर्ज़ा वापस कैसे अदा होगा। सिर्फ एक आप टैक्स से निचोड़ देंगे, एनर्जी की कॉस्ट बढ़ा देंगे। जब फिर आप कहते हैं कि जी आप इंपोर्ट्स, हाँ, तीसरी इनकी कंडीशन थी कि जी आप इंपोर्ट्स खोल दें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बर्बादी आपका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। आप इतने सस्ते पे चीज़ें ले आए कि आपने आज तक अपनी लोकल इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किया। आपके पास रॉ मटेरियल्स नहीं है, आपके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है, जो था वो भी फ्लाइट कर गया है बाहर, कंसिडरिंग द सिनेरियो ओवर हियर। तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस मुल्क को ग्रो करेंगे? आपका मुल्क ग्रो नहीं होगा। आप एक्सपोर्ट कंपेटिटिव हो ही नहीं सकते इतनी ह्यूज कॉस्ट के साथ। किस तरीके से आप होंगे? आपके पास इस वक्त पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कंट्री है, जिस तरीके से वो बिजली प्रोड्यूस कर सकता है वो नहीं कर रहा, या शायद करना ही नहीं चाहता। अगर हम तरीके से अपनी बिजली प्रोड्यूस कर लें, तो यहाँ बैठे सब लोगों को पता है कि आप 5-7 रुपए पर यूनिट बिजली दे सकते हैं, जिसके आप 42 रुपये या 65 रुपीज़ पीक आवर्स के अंदर चार्ज कर रहे हैं। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर, लेकिन IMF आपको कभी वो अलाउ नहीं करेगा। आप खामखा के ये ब्रिजेस, बेतुकी रेड लाइनें, बस लाइनें, पता नहीं कौन सी लाइनें लगाते रहेंगे, जिनका कोई कंट्री को फ़ायदा नहीं है। अगर कंट्री को फ़ायदा होता तो आपने इन्वेस्ट करना था अपने ह्यूमन कैपिटल में, आप अपने लोगों को पढ़ाते। आप इंडिया चले जाएँ, एक टैक्सी ड्राइवर भी PhD निकलता है। यहाँ पे तो अंगूठा छाप को भी आप पढ़ाई के अंदर लेते हैं। आपने कभी इन्वेस्टमेंट इस एंड के ऊपर नहीं करी ना। IMF कभी ये सोचेगा, ये तो आपका काम था, आपने जब नहीं किया तो वो क्यों करेगा? वो तो चाहता ही नहीं कि आपका कशकोल आपके हाथों से निकले। तो आपने कभी भी सही चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं किया, ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। आप ईरान से गैस ले रहे हो तो उसके ऊपर जो पाइपलाइन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, भाई अपनी ट्रांसमिशन लाइन पे इन्वेस्ट कर दो, बिजली सस्ते में दे दो। तो आप वो नहीं करेंगे। आप ये देखिए, आप हर जगह जो है ना, आप अपनी इकोनॉमी को खुद डेंट मारते हैं। तो मेरे हिसाब से वी इंडस्ट्रियलिस्ट आर नॉट रियली हैप्पी विद दिस। दूसरी, आपने कहा कि जी इंडेक्स बेहतर हो गया। जिस रोज़ इसाक डार साहब आए थे उस रोज़ भी डॉलर बड़ा अच्छा हो गया था, उस रोज़ भी हमारा इंडेक्स बड़ा अच्छा हो गया था। उसके बाद क्या हुआ? तो अगर आप मुझे कहें कि जी लोन मिलते ही इंडेक्स चला गया, डॉलर कम हो गया, आई एम नॉट रियली फैसिनेटेड बाई इट। जब तक कि वो स्टेबिलिटी मैं लॉन्ग टर्म में ना देख लूँ, आई एम नॉट फैसिनेटेड बाय दीज शॉर्ट टर्म गिमिक्स। टू मी दीज आर जस्ट गिमिक्स। कोई हम इसके बारे में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी वो नहीं है कि आज मैं इस कम डॉलर के ऊपर कोई एक्शन लूँ। मैं नहीं ले सकती, मैं नहीं लूँगी एक्शन। क्यों लूँ मैं? मुझे नहीं पता कि ये इसहाक डार साहब के आने की तरह कम हुआ है या ये रियल टर्म्स में कम हो गया है।
आप फिर आप जब ये तीनों शराइत मान लेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका आ जाएगा, टैक्सेस ऊपर चले जाएंगे, एनर्जी कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि हम बहुत अच्छे हाल में होंगे? हम अच्छे हाल में तो हरगिज़ नहीं होंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये अब जो जिस लेवल पर हम आ गए हैं आईएमएफ के इस मुआहदे के साथ, ये तो हो चुका, अब हमारे सर पर एग्जैक्टली आन पड़ी चीज़ें। तो अब इसके साथ जो आइंदा कुछ बेहतरी की तरफ अगर जा सकते हैं या इस लोन की वजह से जी। मुल्क को उस कंडीशन से देखिए, उससे अगर निकाला आपने जा बेहतरी सकता की है। तरफ जाना है, बिल्कुल जा सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मैंने आपसे पहले ही कहा, इतना अमीर तरीन मुल्क और उसके हाथ में कशकोल, समझ में नहीं आता। आप बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आप औने पौने अपने एसेट्स बेचना छोड़ दें। आपने अपना पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, आप अपनी स्टील मिल रशिया को दे रहे हैं, और मुफ्त में दे रहे हैं भाई। कोई आप अपने जो मोस्ट प्रॉफिटेबल यूनिट्स हैं, आपका सी पोर्ट, क्या वो आपको कमा के नहीं दे रहा था? आपने उठा के उसको बेच दिया। आप जब दूसरी तनसीबात का ख्याल करते हैं, आप इन तनसीबात का भी ख्याल करें जो मुल्क बनाएंगी। इन तनसीबात के लिए कौन खड़ा होगा? ये तो हमें ही खड़ा होना है ना, हमें ही बोलना है कि भाई अपने एसेट्स अब बेचना बंद करो। आप एक आईएमएफ के मुआहदे का बैंड बजा रहे हैं, जो आप ये एसेट्स बेचते जा रहे हैं पूरे मुल्क के, आप इसका बैंड क्यों नहीं बजा रहे? आप एक तरीके से हर चीज़ गिरवी रख चुके हैं, आपके मोटरवेज गिरवी हैं, आपका हर चीज़ जो है ना वो आपके, अगर आप देखें स्ट्रैटेजिकली यू आर नथिंग। योर पोर्ट्स, योर एयरपोर्ट्स, योर स्टील मिल, ऑल योर स्ट्रैटेजिक एसेट्स, योर टेलीविजन, एवरीथिंग इज़, आई मीन एवरीथिंग हैज़ बीन सोल्ड आउट प्रैक्टिकली। लीज का वर्ड मैं नहीं यूज़ करूँगी, इट हैज़ बीन सोल्ड आउट। आप इतने कम प्राइसेस के ऊपर उसको दे रहे हैं कि आपकी सिर्फ शॉर्ट टर्म फंडिंग होगी। उससे कहीं ज़्यादा पैसा आप अपनी मराद ख़त्म करते तो आ जाता। आप उससे, अगर आपकी गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस होता तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतना भेज देता कि ये $3 बिलियन उसके सामने इतने से हो जाते। बट यू नेवर वर्कड ऑन इट बिकॉज देयर इज़ एब्सोल्युटली नो सिंसेरिटी दैट वी सी। अगर आप ये तमाम चीज़ें रोकिए, सबसे पहले अपने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लिमिट करिए जैसे बाकी तमाम कंट्रीज़ ने करा है, अपने स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करिए। अब इंटरेस्ट रेट्स आप बढ़ाएंगे आईएमएफ एग्रीमेंट के तहत, फिर आप किधर जाएंगे? यू आर नॉट एन इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली। हैं आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, बट यू आर नॉट एन इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी। अब आप आईएमएफ की ये जब सारी शराइत एक एक करके मान लेंगे तो आप किधर स्टैंड करेंगे? आप खुश हो रहे हैं, ठीक है, खुश हुई ज़रूर हुई है, लेकिन हमें भी साथ में प्लान दीजिए कि हमें करना क्या है। आप एनर्जी पॉलिसी आज तक डेवलप नहीं कर पाए, स्टार्टअप्स की पॉलिसी नहीं डेवलप कर पाए, एसएमईज़ की पॉलिसी नहीं डेवलप कर पाए, आप ह्यूमन कैपिटल को डेवलप नहीं कर पाए। आप ये तमाम चीज़ें डेवलप करें, अपने एसेट्स बेचना बंद करें, हर चीज़ अपने आप रिवर्स हो जाएगी। आप एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट करिए। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम दुनिया कहाँ चला गया? यहाँ पे आज तक आप वही गाय बैल बेच रहे हैं, ट्रैक्टर बेच रहे हैं, मतलब आप किधर हैं? तो आप अब अगर सिंसेरिटी के साथ करें, आप साल 2 साल 3 साल के अंदर बिल्कुल इस सिचुएशन को रिवर्स कर सकते हैं। आपके पास जो अभी वेंटिलेटर के ऊपर पैसा आया है, आप इसको सही जगह लगा दें, बस सिर्फ इतना करें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी तक जितने लोन्स लिए हैं, आपको लगता है कोई भी लोन आवाम के ऊपर स्पेंड हुआ है? हमें तो कहीं नहीं नज़र आता। वो पता नहीं टूटे फूटे ब्रिजेस आधे आधे येलो लाइन के नाम पे नज़र आ रहे हैं, पूरा शहर खुदा पड़ा है, हमें तो और कुछ नहीं पता। तो आई एम नॉट रियली इन फॉर दिस लोन। अच्छा, डॉलर की जो प्राइस कम हो रही है, ये आर्टिफिशियल उसमें है, आप इसके वी आर एंटिसिपेटिंग, मैंने आपसे पहले ही कहा, देखिए ये एक एंटिसिपेशन है, रियलिटी तो मुझे भी नहीं पता। रियलिटी कैसे हो सकती है, वी डोंट नो। क्योंकि अगर आप वैसे देखिए तो जब आप एक्सपोर्ट्स में स्ट्रेंथन होते हैं और इंपोर्ट्स रियल टर्म्स में कम होती हैं, तब आपका डॉलर जो है ना वो आपकी गिरता है और आपकी करेंसी स्ट्रेंथ गेन करती है। अब एक $3 बिलियन आ गया, उस पर ये गिर गया, कल को ये $3 बिलियन पता नहीं किसी के ऊपर ख़र्च हो जाना है, हमारे ऊपर तो नहीं होना लेकिन किसी पे ख़र्च हो जाना है, तो उस पर मैं ये कहूँ फिर डॉलर दोबारा जो है वो 300 पे चला जाएगा। तो आई एम नॉट रियली श्योर कि ये जो है ना, ये मैंने आपसे शुरू में इसीलिए कहा था कि इसहाक डार साहब भी जब आए थे तो भी इंडेक्स बड़े अच्छे हो गए थे, डॉलर की वो बड़ी हो गया था। सो वी आर नॉट श्योर कि ये अभी रियल टर्म्स में है कि नहीं। और इस शॉर्ट टर्म के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले सकता है। अच्छा, ये जो पैसा मिला है हमें कर्जे की सूरत में, इसको आगे जो भी अब आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं या
जो भी उससे आगे मुल्क के लिए एफर्ट्स होंगी, तो उसमें क्या क्या कुछ बेहतरी आ सकती है कहीं भी? बिल्कुल आ सकती है। आप सिंसियरली उसको डाइवर्ट करिए तो बिल्कुल बेहतरी आएगी, क्यों नहीं आएगी। आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को डेवलप करें, रॉ मटेरियल स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री को डेवलप करिए, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। आप आईटी के अंदर आपका माशाल्लाह इतना टैलेंट है, उस टैलेंट को ग्रूम करें, इंक्यूबेटर्स लगाएं, बिल्कुल बेहतरी आएगी। कि किसने कहा कि नहीं आएगी, बट इट हैज़ टू बी चैनल्ड इन द राइट डायरेक्शन। इस वक्त इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो नीड है वो है एनर्जी। अगर आप प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ कुछ ना करें, हमें एनर्जी दे दें, एनर्जी से मुराद वो वाइब्रेंस नहीं है आई मीन आप हमें फ्यूल दे दें, आप हमें बिजली दे दें, आप हमें गैस दे दें, एनर्जी के साथ इंडस्ट्री का पहिया घुमा दें, बस सिर्फ आप हमारे लिए इतना कर दें ताकि हम किसी तरीके से किसी लेवल के ऊपर आके कॉस्ट कंपेटिटिव हो जाएं। क्योंकि इसमें होगा क्या, देखें एक चीज़ मैं भूल गई क्या ना, इस सब के अंदर जब हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, सबसे पहला जो होता है ना वो लेबर की उसको निकालना शुरू कर देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका साथ साथ बढ़ जाता है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के कोई मौके नहीं है, तो वो तमाम चीज़ें फिर जो है ना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ जाती हैं। डॉलर की जो भी आज प्राइस जिस तरह कम हुई है, अगर इस तरह उसकी वैल्यू अगर कम होती है तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होता है और किस किस फ़ायदा तो देखिए बहुत होता है ना। अभी प्रैक्टिकली रियलिटी तो यही है कि आई एम एन इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, राइट। तो फ़ायदा तो होता है, मैं अब कम के अंदर लूँगी तो मैं ज़्यादा एक्सपोर्ट competitive होंगी, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अगर गवर्नमेंट सिंसियर है देन दे शुड इन्वेस्ट दिस मनी इन इम्पोर्ट्स, इन बिल्डिंग इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री, क्योंकि जब तक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन नहीं होगी आप एक्सपोर्ट एनहांसमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, एक्सपोर्टर्स के एंड के ऊपर आप बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि वहाँ पे जो है ज़ाहिर बात है वो रुपए में कन्वर्ट होके कम पैसे आपको मिलते हैं, बट इन एनी केस जो डॉलर में अगर कमी आती है तो इट शोज़ द स्ट्रेंथ ऑफ योर कंट्री, सो ऑब्वियसली इट इज़ अ गुड साइन अगर रियल टर्म्स में हो जाए तो। ठीक है, थैंक यू। so much। आप मेरा ठीक है, अच्छा सर ये बताइएगा कि ये जो IMF से एग्रीमेंट हुआ है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या बेहतरी आएगी, और जैसे कि बात हो रही है उसमें ये ज़रूर ऐड कीजिएगा कि उसके बाद क्या पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए ताकि हम बेहतरी की तरफ जा सकें खुद अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। देखिए, एक तो ये है कि बैंकरप्सी अनाउंस हो चुकी थी पाकिस्तान की, तो इसका अब जो हम बात कर रहे हैं कारोबारी सतह पे या इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो इकनॉमी है उसको कैसे एक अच्छे रैंक में, एक अच्छी बात में दुनिया को पहुंचाया जाए कि पाकिस्तान बैंकरप्ट नहीं हुआ है। तो अब उसको अच्छा करने के लिए ये है कि आपको IMF इंटरनेशनली बहुत बड़ा इदारा है, आपने उससे फ़ंड ले लिया, इसका मतलब है कि आप कुछ इस काबिल हैं फ़ंड पे करने के, रिटर्न पे करने के, तो उन्होंने आपको कर्ज़ा दिया। अगर उन्होंने आपको कर्ज़ा दिया तो दुनिया की जो दूसरे ममालिक हैं, जो दूसरे हैं, वर्ल्ड बैंक है, दूसरे और इदारे हैं जो फ़ंड रेजिंग करते हैं, उन इदारों में एक पॉजिटिव रैंकिंग आ गई पाकिस्तान की। हाँ, हम भी पाकिस्तान को कर्ज़े दे सकते हैं, तो वो भी आपको जो है लोन दे सकते हैं। इंटरनेशनली पाकिस्तान की ये आ गई कि यार IMF में दिया है तो और वो ममालिक जो ट्रेड के बिहाफ में कर्ज़े देते हैं वो भी देना शुरू कर देंगे। नहीं यार, इन्होंने कुछ इस तरह की बैलेंस शीट की है कि रिटर्न कर सकते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान अभी श्रीलंका की तरह डूबा नहीं है, तो पाकिस्तान पे कर सकता है। तो इंटरनेशनली अगर आप इसको इस तनाजुर में देखें तो इस कर्ज़े लेने का फ़ायदा ये हुआ कि देखिए ना, अगर सपोज़ मैं किसी से लोन लेता हूँ और मेरी कंपनी को थर्ड पर्सन ये कहता है यार इसको लोन मत देना, ये तो आपको रिटर्न ही नहीं करेगा, इसके पास तो साइकिल ही नहीं चलाने की, कैसे आपको रिटर्न करेगा, तो मुझे कोई भी लोन नहीं देगा। और अगर कोई कंपनी ये कहता है कि नहीं यार इनको लोन दो, ये तो लोन रिटर्न भी कर देते हैं, बड़े अच्छे टाइम पे कर देते हैं, तो लोग लोन लेना शुरू कर देंगे मुझे। तो ये इम्पैक्ट तो इंटरनेशनली पाकिस्तान का आना चाहिए था और ये आएगा भी, और इसके वर्सेस ये होगा कि एक साइकिल चलेगी, आप देखिएगा कि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा और हमारी इकनॉमी को भी फ़ायदा होगा और हमारे बिज़नेस। अब इसका दूसरा फ़ायदा सबसे जो नज़र आ रहा है, नज़र क्या आया, कोविड का ज़माना आया, हमारी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। अब आपने देखा कि IMF ने जैसे कहा कि भाई आप इंपोर्ट भी करो, एक्सपोर्ट भी करो, एक्सपोर्ट तो करते ही हैं, इंपोर्ट भी करो, इंपोर्ट आपने करना रोक दी। आपको 6000 कंटेनर आपके पोर्ट पे खड़े हुए, तो उन्होंने कहा क्यों रोके, आप तो नहीं निकाल रहे थे, IMF ने कहा कि 6000 कंटेनर खड़े हुए, रिलीज़ करो।
तो IMF की वजह से आपने 6000 कंटेनर रिलीज़ कर दिए। अब मेरी गाड़ी बनाने वाले हैं, फार्मा है, लेदर है, जो लोगों की कंटेनर रिलीज़ हो गए। अब जो कंटेनर रिलीज़ हो गया, जो 4 महीने से वहाँ पे स्टकअप पड़ा हुआ था, कंटेनर से माल आएगा तो मैं माल बना सकूँगा, बेचूँगा, चलाऊँगा। तो ये तो सारी चीज़ें फ़ायदे नज़र आ रहे हैं ना हमें, ये चीज़ें हमें मिली हैं। और आगे क्या होता है जो मुझे नज़र आ रहा है, देखिए मेरे ख़्याल से शायद एक साइकिल बन रही है पाकिस्तान के लिए जो अब सिर्फ इकनॉमी पे गौर करेगी। इकनॉमी प्लान बन रहा है और वो आपको 2023 में नज़र आ जाएगा, शायद मिड में नज़र आएगा या एंड में नज़र आएगा, लेकिन ऐसा नज़र आएगा जो हमें नज़र आ रहा है कि शायद हम अब ट्रैक पे आ जाएंगे और इंशाल्लाह हम जो ये प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं ये बेहतर हो जाएगी। ये तो वो चीज़ें जो ट्रेड के बिहाफ पे हमारी बेहतर हो जाएगी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को जो ज़ाती चीज़ें हैं वो अगर वो दूर नहीं करेगी तो कब तक हम इस तरह चलते रहेंगे। सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए चलेंगे तो आप एक अच्छी पोजीशन पे आ सकेंगे। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए। अच्छा, डॉलर की आज प्राइस कम हुई है तो रुपी की वैल्यू ज़्यादातर फिर बढ़ जाती है, इस वजह से कदर में इजाफा होता है। तो ये कितना इस वजह से IMF के इस एग्रीमेंट की वजह से ये भी एक फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो इससे हमारे कर्ज़ों में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। नहीं, कर्ज़े का जिसे आप हजम कहें वो कम हो जाता है, बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, मेरा अगर रुपया जो है बढ़ेगा तो मेरा मार्जिन बढ़ेगा, तो हर लिहाज से ये पॉजिटिव साइन होती है हमारे लिए, तो ये एक अच्छी साइन है। ऐसे क्या कहना चाहेंगे एज ए बिजनेसमैन आप इस चीज़ को कि अगर डॉलर की प्राइस कम होती है, मतलब उसकी कदर कम होती है, तो कितना फ़ायदा होता है और ये इसकी वजह से और कितना आपको स्टेबिलिटी नज़र आ रही है इसी प्राइस में कि रुपये की वैल्यू बढ़ेगी और डॉलर। देखिए जो जिसे आप सट्टा कहते हैं या जिसे उर्दू ज़बान में कुछ और कहते हैं, तो ये देखें इम्पैक्ट तो हमारा 200 से नीचे जाना चाहिए। हमारे पर कर्ज़ा और हमारी ये जो चीज़ें हुई हैं इससे हमारी बर्थ इतनी ख़राब हुई है कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। अगर थोड़ी सी इकनॉमी स्टेबल हो जाती है तो हम लेस दैन 200 पे चले जाते हैं, और अगर हम लेस दैन 200 पे चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी इकनॉमी साइन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और हमें लग रहा है कि 16 रुपये का इन्होंने आज किए हैं, 12 जुलाई को ये साइन कर रहे हैं एग्रीमेंट। आपने देखा कि 1700 6 महीने पहले इंडेक्स था, हाई किया था, हाईएस्ट किया था, कल गया 2400 पे। तो अगर ये जो 12 जुलाई को करते हैं तो 13 जुलाई को इम्पैक्ट दिखेगा, वो भी बहुत पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद अगर ये चीज़ें और जगहों से भी हमें लोन आने हैं, कई जगहों से हमारे पाइपलाइन में लोन रुके हुए हैं, वो जैसे आएंगे, देखें रिज़र्व बढ़ता है, रिज़र्व तो बहुत कम था ना हमारे पास, तो था ही क्या, 2-2.5 था। आप फिर आप कमर्शियल बैंकों में 5 रख के बताते थे कि 8 था। तो ये जैसे रिज़र्व बढ़ेगा डॉलर नीचे आना शुरू हो जाएगा और आपका रुपया जो है स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, और इसकी साइन बिज़नेस और इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। जब आपके पास देखें ये पैसा आ गया ना तो आपकी LCs खुलना शुरू हो जाएंगी, आपकी ट्रेड चलना शुरू हो जाएगी जो बंद हो गई थी। अभी तो 6000 कंटेनर निकाले ना, आगे अगर मैं पूरी दुनिया से इंपोर्ट करता हूँ तो बैंक में पैसा कहाँ है, अभी पैसा कहाँ है। जैसे ही फॉरेन रिज़र्व बढ़ता है मेरा, तो मेरी LCs खुलना शुरू हो जाएंगी, माल आना शुरू हो जाएगा। जब माल आएगा तो जाहिर से आप माल बना के बेचेंगे ना, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, माल भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट को उसका अब कोविड में भी इंडस्ट्री नहीं चली, अभी भी इंडस्ट्री नहीं चली। जब आप माल बना के बेचते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं ना, तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स आया जाएगा। हर लिहाज से आप जो है एक अच्छी साइन पे आना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे आपको, और हमारा मुल्क अल्लाह करे बहुत बेहतरी की तरफ आ जाए। ये है सर। थैंक यू जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।